नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग की सीरीज़ में थर्ड टॉपिक या थर्ड लेक्चर पज़ल आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपने ब्लड रिलेशन के दोनों टॉपिक, एक लैंग्वेज बेस और एक कोडेड रिलेशन, दोनों आपने इससे पहले देखे हैं और आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में जब आप अपनी प्रॉब्लम प्लेस करेंगे तो उसके बाद वाले वीडियो में मैं उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों से, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आज का जो टॉपिक है पज़ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बैंक में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैंक के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में पज़ल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो पज़ल बेस ही होते हैं। 2 से 3 आपकी पज़ल पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो आज मैं पज़ल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा, कैसे आप बनाएं, कैसे आप इजीली पज़ल्स को डिकोड कर सकते हैं वो डिस्कस करूँगा। और जो पॉसिबल 3 टाइप्स हैं पज़ल्स के, 3 टाइप से ही आपकी पज़ल सॉल्व होती है या सीरीज़ बन सकती है, तो वो तीनों टाइप एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक, तो चलिए पज़ल को स्टार्ट करते हैं। और पज़ल को स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें कोई एक ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन को सही से अरेंज करना है और आपकी पज़ल सॉल्व हो जाएगी। सही से अरेंज करने के लिए जो ट्रिक्स या जो टेक्निक अपनाई जाती है उसमें आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप पज़ल बनाएं तो एक ऐसा सेंटेंस चूज़ करें, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गिवन हो। और वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस आप सबसे पहले अपनी टेबल में या अपने जहाँ पर भी पज़ल को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर बनाएं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस को चूज़ करना है। जो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस जैसे ही आप चूज़ करेंगे और उसे बनाएं। ठीक, आई होप इसके बाद आप समझ जाएंगे। मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट इससे इजी पड़ेगा। और दूसरा, जब कभी भी आप पज़ल बनाएं तो टेबल फॉर्म करें। पहले टेबल को आप फॉर्म कर लें और टेबल के फॉर्म में सारी आपकी एंट्रीज, सारी आपका डेटा, सारी आपकी जानकारी उसमें फिल कर दें। ठीक, इससे आप इजीली पज़ल बना सकते हैं। तो पज़ल को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के जरिए। जो हम अभी यहाँ पर आपसे 3 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो 3 टाइप से ही पज़ल पूछी जाती है। टाइप आपने तीनों समझ लिए, फिर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, इसमें से पहला टाइप होता है आपका ब्लड रिलेशन से, दूसरा और तीसरा अभी मैं क्वेश्चन से ही सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें पज़ल को सॉल्व करने का। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि सेंटेंस में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाला चूज़ करिए और दूसरा टेबल फॉर्म में आप बना करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो कर दिया था और उसके अपोजिट में सॉल्व किया था, उसी तरह चलिए मैं अपनी बुक से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो देखिए जो पहला टाइप है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उससे देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q, R, S, T और U एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। Q व्यवसायी है तथा T का पिता है। U R का दादा है तथा शिक्षक है। S T की दादी है तथा गृहिणी है। R P की पुत्री है। इस परिवार में एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी और एक इंजीनियर तथा 2 विद्यार्थी हैं। और उसके बाद 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो ये आपकी एक छोटी सी पज़ल दी हुई है। मैंने क्या कहा, आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाला चूज़ करिए। अब देखिए इसमें जो पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है P, Q, R, S, T तो सबको पता ही दिख रहा है, उससे अभी हम कुछ बना नहीं सकते। ठीक, पहली लाइन है Q व्यवसायी है तथा T का पिता है। ठीक, जबकि दूसरी लाइन है U R का दादा है तथा शिक्षक है। अब दादा में आपको 2 जनरेशन गैप दिख रहा है। अगर आपने ब्लड रिलेशन वाला याद देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा कि दादा में 2 जनरेशन गैप मैंने दिखाई थी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करता हूँ। दादा
ये मेल होंगे, दादा होते हैं पिताजी के पिताजी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू दादा है किसका, आर का। अभी तक आर का जेंडर क्लियर नहीं है, इस स्टेटमेंट में आर का जेंडर क्लियर नहीं है, बट आपको ये दिख रहा है कि आर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आर यू का दादा है, ठीक, और शिक्षक है, दैट मीन्स टीचर है। अब मैं चाहूँ तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ ये शिक्षक, आपको समझने के लिए मैं बोले दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, शिक्षक टीचर है, ठीक। अगला स्टेटमेंट कह रहा है एस टी की दादी हैं। अब एस टी की दादी हैं और सबसे ऊपर लाइन में बोला गया है कि इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो दादी दैट मीन्स दादाजी की वाइफ, ठीक, ये एक विवाहित जोड़ा हो गया, कौन, एस हैं। किसकी दादी हैं, अब यहाँ के हिसाब से आर की दादी हैं, पर स्टेटमेंट में कह रहा है टी की दादी हैं, दैट मीन्स आर और टी सेम जनरेशन में होंगे। अब टी का यहाँ पर टी का जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हों तो दोनों बहनें हो जाएंगी, हो सकता है दोनों भाई हों, दोनों मेल हों, ठीक, हो सकता है एक मेल एक फीमेल हो तो भाई बहन हो जाएंगे, वो अभी हम आगे स्टेटमेंट से क्लियर करेंगे। तो एस टी की दादी हो गई और ये गृहिणी है, ठीक, एस टी की दादी है और गृहिणी है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है आर पी की पुत्री है। अब देखिए आर में जेंडर क्लियर कर दिया कि आर पुत्री हैं, किसकी, पी की, ठीक, आर पी की पुत्री है। तो अब हो सकता है पी यहां पर हो, ठीक, और हो सकता है पी इनकी मदर हो आर की, क्योंकि पुत्री पिता की भी होगी या माता की भी होगी। तो जेंडर क्लियर नहीं है पी आर का, अभी मैं इसलिए पी को यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। अगले स्टेटमेंट में देखिए, अच्छा, इस परिवार में एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी, एक इंजीनियर, 2 विद्यार्थी हैं। अभी हमने पहला वाला स्टेटमेंट छोड़ रखा था क्यू व्यवसायी है तथा टी का पिता है। तो जैसे ही कहा गया कि टी पिता है मीन्स टी मेल होंगे, सॉरी क्यू मेल होंगे, क्यू टी का पिता है और व्यवसायी है, व्यवसायी या बिजनेसमैन है, क्यू और टी का पिता है। तो जैसे ही ये मिल गया हमें क्यू, तो बचा हुआ पी कौन होगा, फीमेल होंगी और आर की मदर होंगी, ठीक। तो आर पी की पुत्री है और क्यू टी का पिता है और व्यवसायी है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी, एक इंजीनियर, 2 विद्यार्थी हैं। अब एक शिक्षक, एक गृहिणी, एक व्यवसायी तो पता है, एक इंजीनियर और 2 विद्यार्थी हैं, ठीक। हो सकता है इन तीनों में से आर पी टी, टी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है इसमें से, तो पी आर टी में से कोई भी इंजीनियर हो सकता है, ठीक। बट क्या पी विद्यार्थी हो सकती हैं? अपनी जनरल सेंस में यूज करिए, क्या हम पी को, मदर को विद्यार्थी बना सकते हैं, ठीक। अगर हम जनरल भाषा में बात करें या जनरल बोलें तो ये नहीं होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें इंजीनियर मानेंगे और ये दोनों आपके विद्यार्थी होंगे, ये भी और ये भी, ठीक। क्योंकि एक ही परिवार की बात हो रही है, 2 विवाहित जोड़े हैं, तो ये इंजीनियर हो गए और ये आर और टी विद्यार्थी हो गए। ये क्वेश्चन जो पजल आपको शो हो रही है उसके हिसाब से 6 लोगों का परिवार है, पूरी पजल आपने बना ली। किस तरह से, ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उनको यूज करते हुए, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विवाहित जोड़े हैं। अब आपको दिख रहा है विवाहित जोड़ा, मैरिड कपल, यू एस क्यू पी। तो ऑप्शन में अच्छा 1 2 3 4 करके दिया है, यू एस क्यू पी आर पी क्यू टी, तो केवल यू एस और क्यू पी ही विवाहित जोड़े हैं। आर पी पुत्री और माँ हैं, क्यू टी पिता और पुत्र हैं। पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, बेसिकली ये पिता है क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं है टी का, ठीक। तो केवल यूएस और क्यूपी जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का बी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से P का व्यवसाय क्या है? तो P का व्यवसाय क्या होगा? P का व्यवसाय गृहिणी अथवा इंजीनियर। गृहिणी इनकी दादी थी, फिक्स है। दूसरा इंजीनियर, तीसरा शिक्षक, कुछ कह नहीं सकते। तो शिक्षक ये हैं, इंजीनियर P हो सकती हैं, ठीक। कुछ कह क्यों नहीं सकते? अगर हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे तो हम इसलिए डी को चूज नहीं कर सकते क्योंकि जनरल में अगर हम बात करें तो मदर को हम विद्यार्थी नहीं दिखा सकते, हम विद्यार्थी मदर को नहीं दिखा सकते। और ये दोनों एक ही परिवार की बात हो रही है तो ये दोनों विद्यार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, इंजीनियर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः परिवार के पुरुषों का समूह है? अब इसमें मेल कौन कौन है? यू और क्यू मेल हैं, एस पी आर फीमेल हैं, और टी के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं गई है। तो जहां पर यू और क्यू होंगे वही हम केवल सही से मेल बोल सकते हैं, और हम कहीं के हिसाब से हो सकता है कि ये इनकी पुत्री ही हो, ठीक। तो केवल यू और क्यू मेल हैं, जो कि आपको यू क्यू टी, टी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है क्यू और यू। क्यू और यू आपके मेल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पी का पति कौन है? पी का पति कौन है? क्यू है। पी का पति क्यू है, ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है। फिफ्थ क्वेश्चन, टी तथा आर में क्या संबंध है? अब टी तथा आर में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है टी आर का भाई है। क्या ये भाई है इसका? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। दूसरा, टी तथा आर बहनें हैं। अगर ये फीमेल होती तो ये दोनों बहनें होती, नहीं हो सकता। सी, आर टी की बहन है। हाँ, ये सही है क्योंकि आर का जेंडर क्लियर है कि आर बहन है टी की। अब यहाँ पर एक फीमेल हो, मतलब इसकी बहन हो तब भी ये बहन बोली जाएगी, यहाँ भाई हो मेल हो तब भी ये बहन बोली जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। डी ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हम तो ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये एक छोटी सी पजल थी जिसे आपने मुश्किल से 2 से 3 मिनट, क्योंकि मैं समझा रहा था इसलिए शायद टाइम ज़्यादा लगा हो, वरना 2 से 3 मिनट में आपने ये पजल बना ली। अगर आपको ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे तो 2 से 3 मिनट में आपने पजल बना लिया और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक। तो ये एक फर्स्ट टाइप का होता है जिसमें रिलेशन, मैरिड कपल, व्यवसाय पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट टाइप है और इस टाइप के आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप उसे लगा डालिए, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं जो दूसरे टाइप का है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये दूसरा टाइप है, ठीक। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप कर सकते हैं अगर आपने ये टाइप समझ लिया। इसमें बेसिकली आपसे हाइट पूछी जाती है कि कौन किससे छोटा है, या आपसे कह दिया जाएगा कि 5-6 बच्चों का एक ग्रुप दे दिया जाएगा कि किसी ने किसी से ज़्यादा नंबर लिए, किसी ने इससे ज़्यादा और इससे कम लिए, तो बताइए सबसे ज़्यादा किसने लिए, सबसे कम किसने लिए, ठीक। कौन किस विषय में फेल हुआ, कौन किस विषय में पास हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी टाइप से लग जाएंगे, ठीक है। तो इसकी टेबल आप क्या करेंगे, इसकी टेबल आप वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। जब कभी भी नंबर ज़्यादा कम की बात करें, क्योंकि आप स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे ही, और दूसरा जब किसी हाइट की बात करें कि कौन किससे लंबा है, कौन किससे छोटा है, तो आप वर्टिकल फॉर्म में टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये दूसरा टाइप है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला है PQRSTU 6 मित्र हैं और एक क्लब के सदस्य हैं। ये लोग अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक। ये तो पूरी जानकारी दे दी गई। दूसरा स्टेटमेंट है टी जो कि पी और एस से लंबा है, टेनिस खेलता है। जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है, उनमें जो सबसे नाटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। क्यू और एस ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं, आर वॉलीबॉल खेलता है। ऊंचाई के लिहाज से टी क्यू जो कि फुटबॉल खेलता है और पी के बीच में है। तो पहला स्टेटमेंट ही जो है जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि टी जो कि पी और एस से लंबा है, मुझे यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी को बनाऊंगा। अब देखिए 6 लोग हैं तो आप क्या करेंगे, ये टी रहे, टी जो कि पी और एस से लंबा है, तो ये रहा पी, ये रहा एस। मैंने डिस्टेंस देकर के इसलिए बनाया है क्योंकि हो सकता है
कि अभी कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि इन दोनों के बीच में हमें कोई एक लेटर लिखना पड़े, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ नेम रहेंगे जो भी ये ABCD जो भी हैं, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स रहेगा जो ये लोग खेल रहे हैं, ठीक। एक तरफ नेम, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स जो भी ये लोग खेल रहे हैं, ठीक। तो T P और S से लंबा है, टेनिस खेलता है। तो T क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, ठीक। अगला स्टेटमेंट, उनमें जो सबसे लंबा है वो बास्केटबॉल खेलता है। अब सबसे लंबा कौन है, दैट मीन्स T नहीं है, T से ऊपर भी कोई होगा क्योंकि T तो टेनिस खेलता है। इनमें जो सबसे ऊपर होगा वो बास्केटबॉल खेलता है, पर वो कौन है हमें नहीं पता, ठीक। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उनमें जो सबसे नाटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। तो सबसे नाटा S भी हो सकता है, S के बाद भी कोई हो सकता है, पर वो खेलता क्या है, वॉलीबॉल। तो अभी हम इसे नहीं लिख रहे हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि S सबसे नाटा नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि S ना तो वॉलीबॉल खेलता है ना ही बास्केटबॉल। तो यह बास्केटबॉल तो वैसे भी नहीं खेल सकता क्योंकि ये इससे नाटा है, ये वॉलीबॉल नहीं खेलता है, और जो सबसे नाटा है वो वॉलीबॉल खेलता है, इसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो आप उसे भी बना लें। जो सबसे नाटा है वो क्या खेलता है, वॉलीबॉल। कौन है वो अभी हम लिखेंगे, ठीक। अगली लाइन, R वॉलीबॉल खेलता है। सबसे नाटा कौन है, R वॉलीबॉल खेलता है, ठीक। फिर लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ऊंचाई के लिहाज से T Q जो फुटबॉल खेलता है और P के बीच में है। अब Q फुटबॉल खेलता है और T जो है Q और P के बीच में है, तो ये तो P हो गया, ठीक। और T Q और P के बीच में है, पर Q खेल कौन सा खेलता है, खेलता है फुटबॉल, ठीक। तो बचा कौन, P Q R S T U, तो बास्केटबॉल कौन खेलेगा, U। तो U बास्केटबॉल खेलता है, Q फुटबॉल, T टेनिस, R वॉलीबॉल। अब कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं बचा है जिससे हमें क्लियर हो कि P और S क्या खेल रहे हैं, ठीक। खेल कौन कौन से बचे हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो हमारा जो P है वो क्रिकेट भी खेल सकता है और बैडमिंटन भी खेल सकता है। S भी क्रिकेट भी खेल सकता है और बैडमिंटन भी खेल सकता है, ठीक। तो आई बात समझ में। तो ये आपकी एक टेबल बन गई। तो अब इस टेबल के हिसाब से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि S क्या खेलता है, S क्या खेलता है। S क्रिकेट भी खेल सकता है, बैडमिंटन भी खेल सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू ये क्लियर नहीं हो रहा है कि S इन दोनों में से कोई एक खेल खेल रहा है। तो ऑप्शन क्या है, बैडमिंटन खेल सकता है, नहीं भी खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, नहीं भी खेल सकता है, फुटबॉल तो क्यों खेल रहा है। डी ऑप्शन है, या तो क्रिकेट या तो बैडमिंटन। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, या तो क्रिकेट खेल रहा होगा या बैडमिंटन खेल रहा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन R से लंबा है पर P से नाटा है, ठीक। P से नाटा, R सबसे नाटा है तो इससे लंबे तो सभी हैं, पर P से नाटा कौन है, S। तो P से छोटा है S, R से बड़ा है S, ठीक। तो P और R के बीच में S है, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है। बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, U, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा, T R से लंबा है, R सबसे छोटा है तो इससे लंबे तो सभी होंगे, T R से लंबा है। दूसरा, U Q से लंबा है, U सबसे लंबा है तो वो सभी से लंबा होगा, Q से भी। Q S से नाटा है, Q S से नाटा है नहीं, Q S से बड़ा है, लंबा है Q S से, ठीक। S Q से नाटा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। P R से लंबा है, हाँ P R से लंबा है, तो यानी कि आपका A B D सही है और C ऑप्शन गलत है। तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन, यदि उन्हें ऊंचाई के अवरोही क्रम
में खड़ा किया जाए तो कौन सा तीसरे क्रम पे आएगा? अवरोही क्रम आप जानते हैं, अवरोही क्रम होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो अवरोही क्रम बोला जा रहा है, तो ये हमारा अवरोही क्रम है क्योंकि लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम ये है। ठीक, तो घटता हुआ क्रम से देखिए, घटते हुए क्रम में बोला जा रहा है कि तीसरे नंबर पे कौन खड़ा है, कौन सा तीसरे क्रम पे आएगा? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे कौन आएगा? टी। तो जो कि आपके ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। ठीक, इसमें ज़्यादातर के ऑप्शन सी ही आ रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि ज़्यादातर के ऑप्शन सी आए। ठीक है, तो ये सी यानी थर्ड नंबर पे कौन होगा? टी होगा। तो ये एक दूसरी टाइप की पजल थी जिसमें आपसे लंबाई का क्रम, मार्क्स कम ज़्यादा मिल रहे हैं उनका क्रम, ठीक, या कह दिया जाए कि मान लीजिए इंग्लिश की बुक हिंदी मैथ के बीच में है, फिजिक्स की बुक सबसे ऊपर है, केमिस्ट्री सबसे नीचे है, रसायन विज्ञान तो केमिस्ट्री हो गई सॉरी, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और कोई एक बुक दे दी उसके बीच में है। तो बताइए सबसे नीचे कौन है, या ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन है, या इन दोनों के बीच में कौन सी बुक है? तो आप ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में टेबल बना करके उसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? आपको पता है गैप क्यों दिया था? क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई एक क्वेश्चन या कोई एक पर्सन को इंसर्ट करना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर करके सॉल्व किया था। यही ट्रिक कह लीजिए या एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, या आप इसे एक टेक्निक कह लीजिए कि इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बिना गलत हुए कम समय में आसानी से आप पजल बना पाएंगे। ठीक, तो ये था दूसरा टाइप। एक टाइप और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक, वो थर्ड टाइप होगा, उसमें हम टेबल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अगली पजल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो पजल है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और ये जो मेरे पास बुक है उसमें की सबसे बड़ी पजल है। मैंने चूज़ करके आपसे वो पजल डिस्कस करने की कोशिश की है, या वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ी है, ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाएंगे या 3 टाइप की डेटा आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो पजल आपको देखिए लिखा है PQRST V और Z एक कॉल सेंटर में 7 कर्मचारी हैं। ये 3 शिफ्ट में काम करते हैं। इनमें से किसी भी शिफ्ट में इन कर्मचारियों में से कम एक, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकते एक शिफ्ट में। ठीक, इनमें से प्रत्येक को सोमवार से रविवार प्रत्येक सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है। इतनी तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपके जो पजल बनानी है वो लैंग्वेज शुरू होती है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं आपको बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले कि लोग कौन कौन से हैं, इसको मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ ताकि हिंदी वाले भी परेशान ना हो। लोग, छुट्टी का दिन, और शिफ्ट। ठीक, लोग, छुट्टी का दिन, शिफ्ट। लोग कौन से हैं? अब देखिए छुट्टी का दिन PQRST किसी का भी कोई भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग दिए हुए हैं वो मैं लाइन से अरेंज कर ले रहा हूँ। PQRST V और Z है, आई थिंक V और Z, V और Z। आई होप पजल पे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो उधर। ठीक, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दी गई है, इधर का पोर्शन में मिटा देता हूं। ठीक, अब देखिए, अब चलिए पजल को भरना शुरू करते हैं। पहली लाइन, Q केवल T के साथ शिफ्ट 2 में काम करता है। Q केवल T के साथ शिफ्ट 2 में काम करता है। अब देखिए यहाँ पर Q और T की शिफ्ट बता दी गई है, तो Q किस में काम कर रहा है? सेकंड में। Q कर रहा है सेकंड शिफ्ट में, और T भी किस में है? आपकी सेकंड शिफ्ट में है। ठीक, और P की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। अब हमें ये नहीं पता है कि P की किस दिन होती है, पर हमें ये पता है कि P के तुरंत बाद Q की छुट्टी होती है। ठीक, इसको मैं अलग बना रहा हूँ, एक साथ में मैं फिल कर दूंगा। ठीक, अब देखिए
एस की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है और वह आर व क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है। शिफ्ट नहीं पता, पर एस की छुट्टी रविवार या संडे को होती है। ठीक, एस की छुट्टी संडे को होती है और वो आर और क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है। तो क्यू सेकंड है, तो दैट मीन्स ये सेकंड में नहीं होगा। अब आर को देखते हैं वो किस में है। ठीक, अब देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है, पी शिफ्ट 1 में आर के साथ है। पी शिफ्ट 1 में है तो पी की शिफ्ट क्या है 1 और आर की शिफ्ट भी क्या है 1, क्योंकि आर के साथ है। दैट मीन्स एस की शिफ्ट क्या होगी, क्योंकि वो क्यू और आर के साथ नहीं है। क्यू एस जो है क्यू और आर के साथ नहीं है। दैट मीन्स एस की शिफ्ट क्या होगी, एस थर्ड शिफ्ट में होगा। ठीक, उसी के जस्ट ऊपर स्टेटमेंट में कहा गया है कि एस क्यू और आर की शिफ्ट में नहीं है, आर 1 में है और क्यू 2 में है, तो दैट मीन्स एस 3 में होगा। ठीक है, अब देखिए अगली स्टेटमेंट है, आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद है और टी के तुरंत पहले है। दैट मीन्स आर की छुट्टी जो है वो क्यू के तुरंत बाद आर की छुट्टी है और उसके तुरंत बाद टी की छुट्टी है, क्योंकि टी के तुरंत पहले है। ठीक, आर की छुट्टी के बाद और टी के तुरंत पहले है। वी की छुट्टी का दिन टी के तुरंत बाद है, तो टी के तुरंत बाद कौन है, वी है। ठीक, किंतु शनिवार नहीं है। अब देखिए वी की छुट्टी सैटरडे नहीं हो सकती, सैटरडे नहीं हो सकती, ऐसा इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है, किंतु शनिवार नहीं है। वह कर्मचारी जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है वह शिफ्ट 3 में कार्य करता है। तो अब देखिए शुक्रवार का दिन, तो अब यहां पर देखिए लगातार 5 दिन की छुट्टी बता दी गई है कि इसके बाद इसकी है, इसके बाद इसकी है, पर किसकी कब है ये नहीं बताई गई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वीक का पहला दिन क्या है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर मैं मंडे से यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं आएगा। ठीक, पर अब कुछ लोग कहेंगे कि सर संडे से हम स्टार्ट करते हैं, संडे मंडे पढ़ते हैं, तो आप संडे मंडे पढ़ें, मंडे ट्यूसडे पढ़ें, सैटरडे से स्टार्ट करें, वेडनेसडे से स्टार्ट करें, डजेंट मैटर। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि इसमें से प्रत्येक को सोमवार से रविवार प्रत्येक सप्ताह। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सप्ताह है, प्रत्येक सप्ताह का जो स्टार्टिंग का दिन है वो सोमवार से लेकर के रविवार है। ठीक, तो सोमवार से क्वेश्चन ने कहा स्टार्ट करने को, तो आप सोमवार से ही फिल करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पी को छुट्टी मिलती है मंडे को, क्यू को छुट्टी मिलती है ट्यूसडे को, आर को छुट्टी मिलती है वेडनेसडे को, टी को छुट्टी मिलती है थर्सडे को, ठीक, और वी को छुट्टी मिलती है फ्राइडे को, जो कि सैटरडे नहीं है। वी के साथ कंडीशन क्या थी, वो सैटरडे नहीं है। अगर ये सैटरडे की कंडीशन ना लगी होती तब ये ट्यूसडे से भी शुरू हो सकता था कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी हो सकता था। तो इस लाइन को पूरा करने के लिए ही बोला गया कि सैटरडे नहीं हो सकता। तो बचा हुआ जेड किस दिन होगा, सैटरडे को होगा। ऑटोमेटिकली जेड किस दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो दिन की छुट्टियां आपकी सबकी पता चल गई। अब शिफ्ट बची हुई है वी और जेड की। तो देखिए लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट लाइन कह रहा है कि वह कर्मचारी जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है वह शिफ्ट 3 में कार्य करता है। तो शुक्रवार किसका है, फ्राइडे, और ये किस दिन काम, सॉरी शुक्रवार फ्राइडे वी का है, तो ये किस दिन काम करेगा, थर्ड शिफ्ट में काम करेगा। ठीक, और जिसकी छुट्टी शनिवार को है टी के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, टी के साथ नहीं करता है, तब टी किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में नहीं करेगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकता है। जेड ना तो शिफ्ट 2 में है और ना ही शिफ्ट 3 में कार्य करता है, तो सीधे सीधे बता दिया गया कि फर्स्ट शिफ्ट में है। ठीक, तो ये आपकी पजल कंप्लीट हो गई। ठीक है, जिसमें PQRST एक ग्रुप दिया था, काम करने की शिफ्ट दी थी, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं एक शिफ्ट में, तो 1 1 1 यहाँ पर 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं है, 2 2 2 है, 3 3 ये भी 2 2 लोग हैं। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 एक शिफ्ट में हो सकते थे, वो आपने पजल बना ली। जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से आपने पजल बना ली। ठीक, ये स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है चलिए उनको सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि सप्ताह के किस दिन क्यू की छुट्टी होती है। अब देखिए क्यू की छुट्टी कब होती है, ट्यूसडे को होती है, तो ऑप्शन ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो ऑप्शन आपका सी सही है, मंगलवार को। इनमें से किस शिफ्ट में कोई 3 कार्य करते हैं। 3 कार्य करने वाले किस शिफ्ट में हैं, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। कौन कौन है, पी, आर और जेड। तो क्या कह रहा है, अच्छा शिफ्ट पूछिए, तो शिफ्ट 1 में 3 लोग कार्य करते हैं, ठीक, 2 में 2 लोग और 3 में 2 लोग। वी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद के दिन इनमें से किसकी छुट्टी होती है। तो वी की छुट्टी है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, उसके तुरंत बाद शनिवार को किसकी छुट्टी होती है, जेड की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शिफ्ट में वी कार्य करता है। वी किस शिफ्ट में कार्य कर रहा है, थर्ड शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर आंसर बी, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी छुट्टी शिफ्ट दिन के सम्मिश्र नहीं सही नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि जिसका दिन और शिफ्ट दोनों सही हो। अब पहला दिया है टी गुरुवार को और सेकंड शिफ्ट, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो टी थर्सडे सेकंड शिफ्ट सही है। दूसरा वी शुक्रवार थर्ड शिफ्ट, वी फ्राइडे थर्ड शिफ्ट, ठीक है शुक्रवार। पी बुधवार फर्स्ट शिफ्ट, पी सोमवार, बुधवार नहीं फर्स्ट शिफ्ट, यही गलत है। डी है जेड शनिवार फर्स्ट शिफ्ट, जेड शनिवार फर्स्ट शिफ्ट सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि इसके टेबल के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। तो ये एक तीसरे टाइप की पजल थी, जो 3 टाइप जिसमें हमने 3 अलग अलग डेटा दिए थे और उनको बना लिया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आपसे यही 3 टाइप से पजल पूछी जाती है, जिनको आप इन्हीं 3 टाइप से बनाएंगे, टेबल फॉर्म में बनाएंगे, जिसमें सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी उसे सबसे पहले बनाएंगे, तो आप आसानी से पजल बना सकते हैं, ठीक। तो अगर आपने तीनों पजल देख ली हैं, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन सी पजल को बनाना है। लंबाई, नंबर पूछे, ऊपर से नीचे का क्रम पूछे, तो आपको वर्टिकल कॉलम में या वर्टिकल टेबल बनानी है, ठीक है। इस तरह से कुछ पूछे तो आप हॉरिजेंटल बना लीजिए, और ब्लड रिलेशन से कुछ पूछे तो ब्लड रिलेशन को बना लीजिए। सबसे आसान ब्लड रिलेशन वाली होती है, क्योंकि आपने ब्लड रिलेशन पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ठीक है। तो और कोई पजल का ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सॉल्व करने का। अगर आपने टेबल सही से बना ली तो आप आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन, मिनिमम 5 होते ही हैं, तो 5 क्वेश्चन की एक पजल मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्योंकि इस पजल अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 2 से 3 मिनट आपको लगेगा एक पजल बनाने में। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक। आप खुद से करेंगे तो आप देखेंगे 2 मिनट में आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट पे आप 2-2 क्वेश्चन लगाएं, 5-5 क्वेश्चन लगाएं, 10-10 क्वेश्चन लगाएं, ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है ये आप डिसाइड करिए। आप अपनी बुक उठाइए, जो भी आपके पास बुक है, और क्वेश्चन लगा डालिए, ठीक। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में आपकी पजल सॉल्व हो जाएंगी सारी। तो अगर आपने आधे घंटे इन तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाने पे दे दिया, ये तीनों टाइप्स की पजल लगा डाली, तो पजल का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये पजल का टॉपिक आज ख़त्म हुआ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल के लिंक को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक। बस इस टॉपिक को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।